हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं अकार्बनिक बहुलक आखिर होते क्या हैं, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके यूनिट 5 के अंतर्गत आता है और यह इस यूनिट के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आप मार्क कर सकते हैं। इससे काफ़ी बार आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, न केवल पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में बल्कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी हो गया आपका, और आपका रायगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। तो इन सभी में यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में पूछा गया है, तो आपको इसको तैयारी करके ज़रूर जाना है। अगर सीजी के यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसके लिए आप इसे इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि आप पीआरएसयू की बात करें, बीयू की बात करें, डीयू की बात करें, रायगढ़ की बात करें, तो इन सभी में लगभग एक एक बार तो क्वेश्चन पूछे जा ही चुके हैं, बल्कि एक ही यूनिवर्सिटी के द्वारा कई बार आपके यह क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि अकार्बनिक बहुलक आखिर क्या होते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइए, इस तरह से, है ना। तो इस टॉपिक को चलिए हम पूरा समझते हैं, क्या है, किसको बोलते हैं अकार्बनिक बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। बहुलक जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, आपका ग्लूकोज होता है ना। यह एक मोनोमर यूनिट होता है, एक सिंगल यूनिट होता है। अब यही कई सारे ग्लूकोज मिलकर आपस में एक बहुलक का निर्माण करते हैं। इस तरह से एक यूनिट है तब आप उससे क्या बोलते हैं, मोनोमर, और अगर कई सारे यूनिट्स हैं तब आप उससे बोलते हैं पॉलीमर, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। अच्छा, मोनोमर को हिंदी में क्या कहेंगे, एकलक कहेंगे, यानी कि आपका जो हमने ग्लूकोज कहा वह एकलक हो गया, और इस ग्लूकोज, कई सारे ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, है ना। तो यह तो आपने कार्बनिक रसायन में पढ़ा है, लेकिन अब हम अकार्बनिक रसायन में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो बहुलक बोल रहे हैं वह अकार्बनिक बहुलक है। अकार्बनिक मतलब आपके पास कार्बन नहीं होगा इस बहुलक में, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर आपको समझने वाली कि इसमें कार्बन होते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन में तो बोला गया है कि इसमें कार्बन नहीं होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इतने को, फिर आपको थोड़ा सा और समझाएंगे जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू। अकार्बनिक बहुलक के विशाल अणु होते हैं, बहुलक के विशाल अणु होते हैं जिनकी मूल संरचना में कार्बन परमाणु नहीं पाए जाते हैं। इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अकार्बनिक बहुलक में तापीय तथा ऑक्सीडेटिव स्थायित्व पाया जाता है। अब चलिए इसी एग्जाम्पल से आपको इतना को समझाते हैं। अकार्बनिक बहुलक की बात करें तो वो पॉलीफॉस्फेजिन्स हो सकते हैं, पॉलीफॉस्फेट्स हो सकते हैं, सिलिकेट्स हो सकते हैं, सिलिकॉन्स हो सकते हैं। हम यहाँ पर सिलिकॉन्स को देखें, यह भी एक अकार्बनिक बहुलक है। अब हमने कहा था कि कार्बन नहीं पाया जाता है मूल संरचना में, लेकिन यहाँ पर एल्किल ग्रुप आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो एल्किल ग्रुप को यहाँ पर इसलिए शो किया गया है कि आपका यह मूल संरचना यह वाला पार्ट है, जबकि ये साइड वाला संरचना हो गया। ठीक है, एल्किल ग्रुप साइड संरचना में हो सकता है लेकिन मूल संरचना में नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके यह सिलिकॉन हो गया और यह सिलिकॉन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और इससे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। मतलब आपका इतना जो मॉलिक्यूल दिख रहा है यह एक मॉलिक्यूल है और इतना एक मॉलिक्यूल है ना। तो इतना एक मॉलिक्यूल है और इतना एक मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह के कई सारे मॉलिक्यूल्स इस साइड से जुड़े हुए हैं और इस साइड से भी कई सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ कैसे रहे हैं, ये देखिए। सिलिकॉन एक मेन आपका एलिमेंट है जो कि सेंट्रल एटम है। अब इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन से फिर से सिलिकॉन अटैच है। अब इस सिलिकॉन के साथ इस अणु में एक और ऑक्सीजन है। अब इसके साथ यहाँ पर फिर से आपको सिलिकॉन देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आगे भी ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेन चेन में तो आपका कार्बन नहीं है, लेकिन साइड चेन के रूप में आपके कार्बन उपस्थित हैं, क्योंकि एल्किल ग्रुप की जगह आप क्या क्या ले सकते हैं, आप मेथिल ग्रुप ले सकते हैं या फिर इथाइल ले सकते हैं। इथाइल की जगह आप प्रोपाइल ले सकते हैं, उसकी जगह और भी कई सारे एल्किल ग्रुप्स आते हैं, उनको आप रख सकते हैं, है ना। तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि आखिर अकार्बनिक बहुलक होते क्या हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलिकॉन के साथ चाहे आप एल्किल ग्रुप का या फिर ऑक्सीजन का या फिर अदर सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड देखें तो सहसंयोजक प्रवृत्ति का है। सहसंयोजक बॉन्ड आप अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है ना। यह चीज़ आप जानते हैं। तो इतना ही चीज़ें उसमें बोला गया था। अब वहाँ पर बोला गया है ऑक्सीडेटिव स्थायित्व, यानी कि ऑक्सीकरण के प्रति स्थायित्व होता है, आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हमने एक और चीज़ देखा था, वह था तापीय स्थायित्व, यानी कि आपका ताप के प्रति भी इसका प्रतिरोधकता रहता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यह आसानी से नहीं पिघलता है। इस तरह से यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ
अब आगे देखें तो जैसा कि हमने कहा कि बहुलक कई सारे यूनिट्स के बने होते हैं। अब ये यूनिट्स बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि बार बार वही यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो मुख्य तत्व रहते हैं वह कार्बन के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व होता है। जैसा हमने कहा आपके कि उसमें आपका मेन चेन में कार्बन नहीं होता है, उसमें सिलिकॉन, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर हो सकते हैं। ऐसे बहुलकों को अकार्बनिक बहुलक कहा जाता है। अकार्बनिक बहुलकों को किस तरह से परिभाषित करेंगे, चलिए देखते हैं। यदि कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु से बनी हुई असंख्य इकाइयां परस्पर सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर ऐसे वृहद अणु का निर्माण करें जो पिघलने पर या विलयन बनाने पर भी वृहद अणु के रूप में बना रहे, तो ऐसे वृहद अणुओं को अकार्बनिक बहुलक कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि असंख्य इकाइयाँ जो कि कार्बन के अतिरिक्त अन्य सेंट्रल एटम है जिसके थ्रू यह जुड़ा हुआ है, जैसे सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, इस तरह से आपने जुड़ा हुआ देखा। इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप आप यहाँ पर जोड़ रहे थे, इस तरह से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कार्बन के अतिरिक्त आपके अन्य परमाणु के द्वारा बनी हुई असंख्य इकाइयाँ परस्पर सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर एक वृहद अणु बनाता है, जिसे अकार्बनिक बहुलक के नाम से आप जानते हैं। और यह आसानी से नहीं पिघलते हैं और विलयन बनाने पर भी वृहद अणु के रूप में ही रहते हैं। तो ऐसे वृहद अणुओं को ही अकार्बनिक बहुलक कहा जाता है। ठीक है। अकार्बनिक बहुलकों में तापीय और ऑक्सीडेटिव स्थायित्व पाया जाता है। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वह आसानी से नहीं पिघलेगा, या टेम्परेचर का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। ऑक्सीडेटिव स्थायित्व भी उनमें पाया जाता है, ऑक्सीकरण भी आसानी से नहीं होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पॉलीफॉस्फोजिन्स और सिलिकॉन्स और पॉलीफॉस्फेट्स और सिलिकेट के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बॉन्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह बॉन्ड रिक्त है, इसकी जगह ऐसे अनेक ग्रुप हैं जो कि जुड़े हुए हैं। यही ग्रुप यहाँ पर कैसे जुड़ा होता, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ होता और इसके फिर डबल बॉन्ड होता, फास्फोरस जुड़ा होता, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा होता और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा और इस साइड भी वैसा ही आपका चलता रहता है ना। तो यह इसका पूरा स्ट्रक्चर होता, इसे शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया जाता है ना। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आपके पॉलीफॉस्फेट के एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आपका सिलिकॉन्स का, सिलिकेट का, तो आप इसे देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अकार्बनिक बहुलकों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो अकार्बनिक बहुलक नहीं जलते हैं, ये अधिक ताप में कोमल या गलित हो जाते हैं। जो कि अभी हमने पढ़ा उसी को विशेषता में भी लिख देना है कि यह ताप के प्रति प्रतिरोधकता रहता है और आसानी से नहीं पिघलता है और गलित होता भी है तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर। ठीक है। अब दूसरा देखें तो अकार्बनिक बहुलकों में क्रॉस लिंक्ड संरचना पाई जाती है, जिससे यह कार्बनिक बहुलकों की तुलना में कठोर होते हैं। तो कार्बनिक बहुलक की तुलना में यह जो अकार्बनिक बहुलक होते हैं वह कठोर होते हैं क्योंकि जो इसमें क्रॉस लिंकिंग होता है, प्रायः जल के प्रति प्रतिकर्षित रहते हैं। किंतु जिन बहुलकों में ध्रुवीय इकाइयां होती है वे जल से तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ विलय भी होते हैं जल में और कुछ अविलय होते हैं। अविलय कौन होंगे, जो कि ध्रुवीय प्रकृति के होंगे, और अविलय कौन होंगे, जो कि ध्रुवीय प्रकृति के नहीं होंगे। ठीक है। तो अब चौथा पॉइंट देखते हैं। अकार्बनिक बहुलकों में तन्यता कम होती है तथा ज़्यादा खींचने पर वह टूट जाते हैं। अकार्बनिक बहुलक जिस तरह से आप क्या करते हैं, लोहे को गर्म करके खींचते हैं तो या फिर लोहे पर चोट करते हैं तो वह तन्यता पाया जाता है, वह फैलता है। लेकिन अगर अकार्बनिक बहुलकों की बात करते हैं तो ये फैलेंगे नहीं, आपके 2 टुकड़ों में यह टूट जाएंगे इस तरह से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। अकार्बनिक बहुलकों के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि फास्फोरस युक्त बहुलक होंगे, सल्फर युक्त बहुलक हो गए, बोरान युक्त बहुलक हो गए, सिलिकॉन युक्त बहुलक हो गए, उपसंयोजक बहुलक। इसमें से हमने आपको फास्फोरस युक्त बहुलक, सल्फर युक्त बहुलक और सिलिकॉन युक्त बहुलक इसके एग्जाम्पल्स अभी बताए हैं।